not a game, it's a rich thing. अकबी आईने में जो आखिरी मंजर इसने देखा, अमेल्डा घुटनों के बल बैठी अपने सीने पर 2 हथड़ मार रही थी और बेंटी दौड़कर मांग की तरफ जा रही थी। इसके बाद जॉर्ज की आंखों के आगे आंसुओं का पर्दा आ गया और अगले ही पल एक मोड़ लेते ही मंजर यकसर तब्दील हो गया। जॉर्ज ने अपने कोट के आस्तीन से आंसू साफ किए। ये एहसास रूह के लिए बड़ा तकलीफ दे था कि वो औलाद के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय इसने मुहिब और जानलेवा खतरात पैदा कर दिया था। मगर इसके साथ ही वजूद की गहराइयों में पोशीदा कोई अनजानी कुव्वत भी अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी, जो इसे एहसास दिला रही थी कि इसने कुछ गलत भी नहीं किया। रफ्ता रफ्ता ये कुव्वत मजीद जोर पकड़ रही थी। जॉर्ज और अमेल्डा का तवील साथ रहा। अमेल्डा इसके सभी मामलात और ऊंच नीच से बखूबी वाकिफ थी। इसके अलावा वो मामला फहम भी थी। जॉर्ज को यकीन था कि वो बेंटी को लेकर रूपोश होने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी। दोबारा हाईवे तक आते आते जॉर्ज हालात के मुकाबले आने का फैसला कर चुका था। जान ही गंवानी थी तो फिर क्यों ना लड़कर गंवाएं। इस फैसले ने इसको कदर हौसला दिया और ऊपर सुकून हो गया। साथ ही इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इसके फ्लैट में स्मिथ एंड विल्सन का भारी रिवाल्वर अमुनिशन समेत मौजूद था। ये शानदार हथियार इसे बेहद पसंद था और इसके हाथों में जश्ता भी खूब था। शूटिंग क्लब में इसने इस रिवाल्वर को खूब इस्तेमाल किया था, मगर पिछले चंद सालों में इसे छू कर भी नहीं देखा था। मगर अब लगता था कि इसके इस्तेमाल की नौबत आने वाली थी। फ्लैट की तरफ जाना खतरे से हाली नहीं था। किंग मैथी का एरिना के बाद रुख इसके फ्लैट की तरफ ही होता, मगर वो खतरे का सामना करने का फैसला कर चुका। पार्किंग में गाड़ी रोकते हुए वो लिफ्ट के लिए दौड़ा। राह में आने वाले इक्का दुक्का मुसाफिर इससे वाकिफ थे और आज की रात इसकी फतह ने दोबारा इसे स्टार बना दिया था। इसे भागते देखकर सभी को इमरजेंसी का एहसास हो गया, इसलिए किसी ने भी इसे रोका नहीं और महज विक्ट्री का निशान बनाकर इसे मुबारकबाद दी। जॉर्ज भी इनकी मोहब्बतों का जवाब मुस्कुराहटों से देता हुआ भागता रहा। फ्लैट भी इसकी जिंदगी के मानंद बेतरतीब था। इसने जल्द ही बेड का मैट्रेस उल्ट दिया। नीचे कुछ रेजगारी के दरमियान रिवाल्वर जगमगा रहा था। दर्जन भर से ज्यादा गोलियां भी बिखरी हुई थी। इसने जल्दी से गोलियां और रेजगारी समेट कर कोट की जेब में ठोंसी और रिवाल्वर उठा लिया। रिवाल्वर का वजन बता रहा था कि वो फुली लोडेड था। जॉर्ज भी अपने फ्लैट वाले कॉरिडोर में था कि हथरा 2 बैल की मानंद पले हुए सफेद फार्मों की शक्ल में सामने आ गए। दोनों लिफ्ट से निकलते ही तेजी से जॉर्ज की तरफ लपके। पल भर में जॉर्ज ने फैसला कर लिया कि इससे भी क्या करना है। वो पलट कर वापस भागा। सफेद फार्म भी इसे ललकारते हुए इसके पीछे लपके थे। जॉर्ज ने तेजी से फ्लैट में दाखिल होकर दरवाजा लॉक कर दिया। इसी लम्हे दरवाजा लर्ज उठा। दोनों सफेद फार्म अपने जोंक में दरवाजे से आ टकराए थे। जॉर्ज दौड़ता हुआ बालकनी की तरफ गया। दरवाजा गोया जजले की ज़द में था। जॉर्ज जानता था कि दरवाजा ज्यादा देर तक पहलवानों को रोक नहीं पाएगा। दीवार का सहारा लेकर जॉर्ज बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया। इसका फ्लैट 4थी मंजिल पर था। हवा के थपेड़ों ने इसे लरजा दिया, मगर दीवार के सहारे वो अपना तवाजुन कायम करने की कोशिश में मसरूफ रहा। नीचे रोशनियां कुछ ज्यादा ही गहराई में महसूस हो रही थी। वो जो करने जा रहा था इसमें नाकामी का मतलब दर्दनाक मौत था। तवाजुन बरकरार रखते हुए फौलादी इमरजेंसी सीढ़ी और अपने दरमियान का फासले का अंदाजा लगाया। इसे हथेलियों पर पसीना महसूस हुआ। फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका हाथ रेलिंग पर पहली कोशिश में मजबूती से ना पड़ता तो दूसरी दफा का चांस नहीं था। इसने जाविया तब्दील करते हुए दीवार से हाथ हटा लिया। हथेलियां पेंट के साथ रगड़ते हुए इसने दरवाजे पर लगने वाली जरबात ने इसे महमीज कर दी और नाप तोल कर इसने छलांग लगा दी। हवा में तैरते हुए इसने दोनों हाथ सीढ़ी के फौलादी कदमचे से टकराए तो इसने जिस्म जान की तमाम तर ताकत के साथ इन्हें थाम लिया। इसके वजनी जिस्म ने झूला सा लिया और फिर वो मुतवाज़िन हो गया। दिल की धड़कन बेतरतीब सी होकर रह गई थी। मौत की आंख मचोली ने इसके जिस्म में जहां सनसनी दौड़ा दी थी वहां एतमाद भी डर आया था। मौत से लड़ना कुछ ऐसा नामुमकिन भी नहीं था। कदम ब कदम नीचे आने के बजाय वो बर्फ के मानी फिसलते हुए सीढ़ी से नीचे आ गया। जमीन को छूते ही इसने तराहा सा सुना। इसके फ्लैट का दरवाजा हार मान चुका था। ये कसीरुल मंजिला इमारत का अकबी हिस्सा था। तीसरे दर्जे की इस इमारत का अकबी हिस्सा नींद तारीख था और यहाँ कदरे ताफुन का एहसास होता था। जगह जगह कूड़े के ड्रम पड़े थे, जिनमें से अक्सर के ढक्कन गायब थे। इमारत के फ्रंट के जानिब जाना खतरे से हाली नहीं था। अकबी दीवार फलांगना ही बेहतरीन ऑप्शन था। कदम उठाने से पहले एक सतून की ओर में एक ह्योला से लपक कर जहाज की तरफ झपटा। जहाज तो पूरी तरह से चौकन्ना था। इसने झुकाई देकर ह्योले को कमर से थामा और पलक चिपकते ही दूर फेंक दिया। जहां वो ह्योला गिरा वहां कदरे रोशनी ज्यादा थी। जहाज चौंक गया। वो ह्योला पुलिस की वर्दी में मलबूस था, जो अब कमर थामे मुंह से मुगल्लिजात उगल रहा था। इस वक्त दोनों बैल इसके फ्लैट की बालकनी में नजर आए। सोचने का वक्त नहीं था। जहाज पूरी कुव्वत से दौड़ा और दीवार के करीब पहुंचकर वो उछला और इसके हाथ बआसानी बैरूनी दीवार के ऊपरी किनारे तक पहुंच गए। इस वक्त वो आसान शिकार था। पुलिसमैन के होस्टर में भी इसने रिवाल्वर की झलक देख ली थी और दोनों बैल भी नामुमकिन था कि मुस्तलह ना हो, मगर इस पर फायरिंग नहीं हुई। इसने इसे खुशकिस्मती जाना। साथ ही ये भी ख्याल आया कि शायद इसे जिंदा पकड़ने का हुक्म किंग मैथी ने ही दिया था। बहरहाल जो भी था वो दूसरे पल दीवार की दूसरी तरफ था। ये इसका इलाका था। जवानी यहीं गुजरी थी। यहाँ के वो चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जल्दी से तारीख गलियों ने निकल लिया। जॉर्ज एवा ब्रांड के शानदार स्टूडियो अपार्टमेंट में था।
एवा ब्राइन अमीर बाप की बेटी थी और टेक्सटाइल में यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। वो जिन्सज़दा लड़की थी और सयाफाम पहाड़ जैसी जिसामत के मर्द इसकी कमजोरी थे। जॉर्ज और एवा के दरमियान चंद माह में तल्लुकात इस्तवार होकर बड़ी तेजी के साथ बढ़े थे। जॉर्ज की अक्सर रातें एवा के संग गुजरती थी। गुज़श्ता रात जब वो अचानक आया तो एवा खुल उठी। जॉर्ज की फाइट इसने देखी थी। वो समझी शायद जॉर्ज इसकी फतह को सेलिब्रेट करने के लिए आया है। वो जोंक के मानी सुबह तक जॉर्ज से चिपकी रही। दिन चढ़े जब जॉर्ज की आंख खुली तो एवा नींद में मदहोश थी। इसके चेहरे पर आसूदगी आमेज नकाहट नुमाया थी। कुर्बत के लम्हात के दौरान एवा ने कहा था कि वो इससे मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रही थी। इसलिए हमें जॉर्ज को एहसास हुआ कि वो अपना मोबाइल फ़ोन तो ऑफ करके वहीं एरिना में अपने कमरे में ही भूल आया है। ये एक लिहाज से अच्छा भी हुआ था। मोबाइल फ़ोन की मदद से इसे आसानी के साथ ट्रेस किया जा सकता था। इसने अपने लिए स्याह काफ़ी बनाई। सर में दर्द की सी लहरें उठ रही थी। इसका तोड़ स्याह काफ़ी ही था। जॉर्ज का जहन बार बार पुलिस वैन की तरफ जा रहा था जिस पर जपता था। बेशक किंग मैथ्यू के हाथ बेहद लंबे थे, मगर कानून को बिना किसी वजह के इसके खिलाफ इस्तेमाल करना इतना आसान भी नहीं था। फिर किसी अनजाने हादसे ने इसकी धड़कन को तेज कर दिया। जॉर्ज खुद को तसल्ली देने लगा कि शायद ड्यूटी पर मौजूद किसी अफसर ने मशकूक हरकतों से किनार के सबब इस पर गिरफ्त करने की कोशिश की हो। यही सोचते हुए वो टीवी के सामने बैठकर इसने अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल लगा लिया। एवा के सबब इसने आवाज़ बेहद मध्यम रखी। चंद ही लम्हों में जिस हादसे ने सर उठाया था वो बदतरीन हकीकत में सामने आ चुका था। गुज़श्ता की रात की ब्रेकिंग न्यूज़ दोबारा चल रही थी। नामवर रेसलर जॉर्ज के फ्लैट पर कोकेन की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर पुलिस के इंसदाद मंशियात यूनिट ने कानूनी कार्रवाई की गर्ज से छापा मारा, जिसके बाद जॉर्ज एवल न सिर्फ कार्रवाई में रुकावट डालने लगा बल्कि इंसदाद मंशियात के यूनिट ने कोकेन बरामद होने के बाद जब इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो यूनिट के अरकान के साथ मारामारी करके फरार हो गया। न्यूज़ कास्टर की आवाज़ पस मंजर से उभर रही थी। स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जिसमें जॉर्ज ने पुलिस वाले को उठाकर पटका था और फिर भागकर दीवार फांदी थी। जॉर्ज ने अपना चकराता हुआ सर थाम लिया। बेपनाह पैसा असर रसूख और ऊंची कुर्सी पर बैठे किंग मैथ्यू के हम यार सफेद फाम मुतअस्सब गोरों के सबब जॉर्ज को कानून का भी मुजरिम बना दिया गया था। किंग मैथ्यू के खिलाफ कानून की मदद लेने का मामूली सा ख्याल भी जॉर्ज के दिल में था तो वो वहीं दफन होकर रह गया था। किसी तरह हालातों वाक़यात को मोड़ तोड़कर अपने मन चाहे अंदाज में पेश कर दिया गया था। स्क्रीन पर मंजर बदला। एक जाना पहचाना शख्स नजर आया। इसका हमसाया था जो मीडिया के नुमाइंदे को बता रहा था कि इसने मुतअद्दिद दफ़ा जॉर्ज को नशे की हालत में देखा था। वो बाकायदा से कोकेन का नशा भी करता था और इसने कई दफ़ा इस हवाले से जॉर्ज को तंबीह भी की थी। जॉर्ज को महसूस हुआ कि नस्ल परस्त सफ़ेद फामों के खिलाफ इसके अंदर जो जहर भर रखा है वो लबालब भर गया है। जहर अंदर गिरा तो इसे मार देगा। इस जहर को इसके जिस्म के बाहर गिरना चाहिए था। इसे एहसास ही नहीं हुआ कि एवा कब इसके अकब में आकर खड़ी हो गई थी। इसकी आवाज़ सुनकर जॉर्ज चौंका। ये क्या बकवास है? मैं जानती हूँ कि तुम सिगरेट तक नहीं पीते। क्या गेम चल रही है? एवा के इत्मीनान ने जॉर्ज का बोझ कदरे कम कर दिया। इसका एतमाद और यकीन कह रहा था कि मुबैना मुजरिम और पुलिस को मतलूब शख्स अपने अपार्टमेंट में मौजूदगी देखकर वो कतई हाइफ नहीं हुई। जॉर्ज ने बड़ी नरमी से थाम कर इसे अपनी गोद में बिठा लिया। वो अभी तक शब हाबी के लिबादे में थी और इसकी सब आंखें सवाल कर रही थी। जॉर्ज ने मुख्तसर अल्फाज में इसे सारी बात बता दी। एवा समझने के अंदाज में सर हिलाती रही। पूरी बात सुनते ही वो बोली, इस तरह भागना और छुपना तुम्हें मुजरिम साबित करेगा। कानून का सामना करो और सारी हकीकत खुलकर बता दो। तुम्हारे बचने का यही वाहिद रास्ता है। जॉर्ज ने नफी में सर हिलाया। इसके चेहरे पर साया सा लहराया। मैं फिक्सिंग के बारे में जुबान नहीं खोल सकता। एरिना के साथ का मामला है और एक एरिना ही नहीं, इसके पश्ते पुश्त बहुत बड़ा माफिया है जो खेलों में फिक्सिंग के मामलात कंट्रोल करता है। किंग मैथ्यू का खौफ महज एक पत्थर है तो इस माफिया का खौफ एक पूरा पहाड़ है। जॉर्ज ने जर्जरी से ली। एक खास लेवल के बाद फाइटर को चंद वीडियोस दिखाई जाती हैं जिसमें फिक्सिंग के बारे में जुबान खोलने वालों को अपने ही बच्चों को गोश्त खाने पर मजबूर देखा जा सकता है। जॉर्ज की आवाज लर्ज उठी। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। एवा इसकी गोद से उठकर घुटनों के बल इसके सामने बैठ गई। जॉर्ज ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। एवा ज़हीन लड़की थी। जॉर्ज की कैफियत को समझते हुए वो हालात के उलझे ताने बाने में खुद भी उलझ सी गई और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हुए बोली, तो फिर इस तरह मुझ पाने का कोई फायदा नहीं। बहुत जल्दी और आराम से मारे जाओगे। खतरे की आंखों में आंखें डालो और बिड़ जाओ। किंग मैथ्यू और इसका बेटा असल जड़ है। ये जड़ उखाड़ फेंको तो कोकेन वाला मामला इतना अहम नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स के सबब इस इल्ज़ाम का आसानी से दिफा किया जा सकता है। जॉर्ज को इन अल्फाज ने बेहद हौसला दिया। इसकी आंखों में एवा के लिए ममनूनियत चमकी। इसने इसका हाथ चूमा और सरछार लहजे में बोला, मेरे वजूद में तुमने एक नई रूह फूंक दी है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। एवा का चेहरा खिल उठा और वो पुरजोश अंदाज में बोली, क्यों ना किंग मैथ्यू से बात की जाए। जो कुछ होगा इसमें सरासर कसूर इसी कमीने के बेटे का था। बातचीत से ही रास्ते खुलते हैं और मामलात भी हल होते हैं। जॉर्ज ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। एरिना के मैनेजर के जरिए किंग मैथ्यू तक मेरा मौक़िफ़ पहुंच गया होगा। ये अच्छा किया तुमने। मैनेजर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जॉर्ज ने नफी में सर हिलाया। कैसे आता? मेरा मोबाइल फोन ही तो एरिना में रह गया। ये बुरा हुआ। मैनेजर का नंबर जुबानी याद है तुम्हें? हाँ, आसान सा नंबर है। एवा पुरजोश हो और दौड़कर अपना मोबाइल ले। ये लो, मैनेजर से बात करो। मोबाइल थामते ही जॉर्ज तरद्दुद का शिकार हो गया। मैनेजर काबिल एतमाद नहीं है। तुम्हारे नंबर से बात करने से ही ये मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। एवा ने मोबाइल नहीं लिया। तुमने बताया कि मैनेजर ने तुम्हें कुछ रकम दी थी। हाँ, ऐसे ही हुआ। एवा ने पहलू बदला। इसका मतलब है मैनेजर को तुमसे हमदर्दी है। मिलाओ फोन, रिस्क लिए बिना चारा नहीं।
जॉर्ज का तजब्जुब बरकरार रहा। तुम्हें किसी परेशानी में मुबतला नहीं देख सकता। एवा बेफिक्री से बोली, मेरी फिक्र करने वाला मेरा बाप काफी है, तुम कॉल मिलाओ। जॉर्ज ने नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। थोड़ी ही देर में मैनेजर की रूखी सी हेलो की आवाज सुनाई दी। जॉर्ज अल्फाज पहले ही मुंतखब कर चुका था, मेरा मौकिफ तुमने किंग तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ खामोशी रही। लहजा बार के बाद लाइन कट गई। जॉर्ज ने झंझलाकर दोबारा कॉल की। दूसरी दफा फिर लाइन काट दी गई। जॉर्ज दोबारा कॉल करने लगा तो एवा ने तेजी से कहा, रुक जाओ, मुमकिन है इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी के सबब वो बात ना करना चाहता हो, थोड़ा इंतजार कर लो। गहरा सांस लेकर जॉर्ज ने एवा की तरफ देखा। तुम एक शानदार लाइफ पार्टनर साबित हो सकती हो। जवाब में एवा ने बुरा सा मुंह बनाया, मेरी जिंदगी में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं आज़ाद पैदा हुई हूँ और आज़ाद ही मरना चाहती हूँ। इस वक्त नोटिफिकेशन टोन ने जॉर्ज की तवज्जो खींच ली। व्हाट्सएप पर एरिना मैनेजर का वॉइस नोट आया था। ये वॉइस नोट इसने फॉरवर्ड किया था। जॉर्ज ने इसे प्ले किया तो एवा बिसिर कर करीब आ गई। एक बेहद सख्त और जानदार आवाज उभरी। जॉर्ज की रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। वो ये आवाज पहले भी सुन चुका था। ये किंग मैथी की आवाज थी। इस साले काले कुत्ते से कह दो वो बिकाऊ का माल था, गाली की कीमत ले सकता था, अब इसे अपने फेल की कीमत चुकानी होगी। इसके लिए अभी सजा तजवीज़ हो रही है। किंग मैथी का लहजा दहला देने वाला था। वो जैसे अल्फाज चबाते हुए कह रहा था, इस तक ये बात पहुंचा दो कि इसकी सजा यादगार होगी। वॉइस नोट खत्म हो गया। जॉर्ज के साथ एवा भी गुमसुम हो गई। किंग के सर्द लहजे में पिना धमकी ने इसके रंगों में दौड़ते हुए खून को चंद लम्हों के लिए मुंजमद कर दिया। इस दौरान मैनेजर का एक और वॉइस नोट आ गया। जॉर्ज ने इसे भी प्ले कर दिया। जॉर्ज, तुमने बहुत बुरा किया, मैं तुम्हारे लिए अफसरदा हूँ। पेशाब खता हो जाने के सबब बटन किंग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सुना है इसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। भाग सकते हो तो किसी दूर दराज मुल्क में भाग जाओ अपनी बीवी और बेटी को लेकर। किंग मैथी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। खौफ की लहर गुजर चुकी थी। बटन किंग का पेशाब हता होने वाला मंजर दोबारा से निगाहों के सामने आ गया। वजूद में अनजानी ताकत अंगड़ाइयां लेकर बेदार होने लगी। इसने वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। किंग को कह दो इसका कोई खुदा है तो इसका शुक्र अदा करे कि मैंने इसका नस्ल परस्त बेटे की गर्दन नहीं तोड़ी। किस्मत इसे दोबारा मेरे मुकाबिल लाई तो इसकी गर्दन तोड़ने की हसरत जरूर पूरी करूंगा। जॉर्ज ने अपने दिल की भड़ास निकाली। नहीं तो वो ये खूब जानता था कि मैनेजर ये वॉइस नोट किंग को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं कर सकता। पल भर में इसका बदला रूप देखकर एवा हैरान होने के साथ साथ जोश में भी आ गई। किंग के मुकाबिल आने के लिए इसी जज्बे की जरूरत थी। एवा ने जॉर्ज का जायजा लेते हुए कहा, गाड़ी से अच्छा हुआ तुम्हारी जान छूट गई, वो तुम्हारी पहचान थी, अब तुम्हें हुलिया भी थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। साथ ही इसने खिड़की से बाहर नजर डाली। मौसम के तेवर बदले हुए थे, हवा में तेजी थी और बर्फ के जर्रात उड़ते फिर रहे थे। आज से अगले 3 दिन तक बर्फानी तूफान की पेशून गोई है। वो बोली, शदीद मौसम में भारी कपड़े और ऊनी टोपी की मदद से बासानी खुद को छुपाया जा सकता है। जॉर्ज बेबसी से बोला, मैं इस पहाड़ से वजूद को कहाँ छुपाऊंगा, हजूम में भी अलहदा नजर आता हूँ। एवा ने फिदा हो जाने वाली नजरों से इसकी तरफ देखा, फिर इसके गले लग गई। चंद जज्बाती लम्हों के बाद अलहदा हुई और चढ़ी हुई सांसों के दरमियान बोली, कंधे झुकाकर और चलने के अंदाज को बदलकर तुम काफी हद तक अपनी महसूस पहचान छुपा सकते हो। हमारे शहर में कदावर मर्दों की तादाद कम नहीं है। कोशिश करूंगा। एवा ने कहा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? फिलहाल तो तुम्हारी जान छोड़ने का है। अगर मेरी कॉल लिस्ट की तरफ किंग या पुलिस डिपार्टमेंट का दिमाग चला गया तो यकीन तुम भी नजरों में आ जाओगे। इससे पहले मुझे चला जाना चाहिए। एवा कुछ सोचते हुए बोली, इनका दिमाग जरूर जाएगा, बल्कि आजकल तो पुलिस का काम करने का तरीका भी यही है। अगर तुमने छुपकर वक्त गुजारना है तो टेक्सास चले जाओ, वहाँ इंतजाम। जॉर्ज ने इसकी बात काटी। नहीं, किंग का खतरा हर वक्त सर पर मंडलाना मुझे मंजूर नहीं है। खतरे का रुख मेरी बीवी और बेटी की तरफ भी हो सकता है। मुझे इसका सदबाब करना पड़ेगा। क्या है तुम्हारे दिमाग में? एवा ने दोबारा अपनी सब्ज आंखें इस पर जमा दी। जॉर्ज ने एक तरफ पड़ा अपना रिवाल्वर उठाया। इसकी आंखों में बिजनेस कूदने लगी। इन हरामी बाप बेटे की जान ले लूंगा। एवा ने आराम से इसकी बात उड़ाई। ये महज जज्बातियत है। ऐसा मुमकिन होता तो किंग कम से कम 5-6 दफा जरूर कत्ल हो चुका होता। जज्बातियत को दबा कर रखो, मुझे कुछ सोचने दो। फिलहाल एक नंबर लिख के दे रही हूँ, शाम के बाद इसके जरिए रब्ता कर लेना। जॉर्ज बाहर निकला तो ओवरकोट और ऊनी टोपी में मलबूस था। एक मफलर इसने मजीद मुंह के गिर्द लपेटा हुआ था। इत्तेफाक से इसके कुछ कपड़े एवा के पार्टनर ने रखे थे जो आज काम आ गए। कंधे झुकाकर चलते हुए इसने कोशिश करके एक टांग पर वजन डालते हुए चलना शुरू कर दिया। इस तरह इसके चलने के अंदाज में वाज़ेह फर्क आ गया था। वो अपने गिरदो पेश पर नजर रखे हुए चलता रहा। तूफान की शिद्दत रफ्तार से बढ़ी थी। इसके साथ ही ट्रैफिक कम से कम होता जा रहा था और पैदल चलने वाले भी इक्का दुक्का नजर आ रहे थे। जो भी था तेज तेज कदमों से अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में था। एक वही था जिसके सामने कोई मंजिल नहीं थी। जॉर्ज के दिल पर उदासी के बादल छाने लगे। खुद से ज्यादा इसे बेंटी की फिक्र खाई जा रही थी। मोबाइल फोन के आम हो जाने के बाद पब्लिक फोन बूथों का इस्तेमाल बराए नाम ही रह गया था। मगर तरक्की याफ्ता दिगर ममालिक की तरह यहाँ भी हुकूमत ने अपने इस रवायत को सीने से लगा रखा था। इस शहर का मेयर तो था ही कदामत परस्त पार्टी। ये बूथ मुकम्मल तौर से फाल थे। इर्द गिर्द से मुतमईन होने के बाद जॉर्ज एक बूथ में घुस गया। इसके पास रेस गाड़ी पहले से मौजूद थी। एवा ने इसे कुछ रकम भी दे दी जो गुजारने के लिए काफी थी। जॉर्ज ने एक नंबर डायल किया और चंद घंटियों के बाद कॉल रिसीव हो गई। एक बूढ़ी मर्दाना आवाज ने हेलो कहा। अंदाज वाज़ेह तौर पर बेहद मोहतात था। यही अंकल मोरिस था। जॉर्ज ने मोहतात अंदाज बनाया, कोई अच्छी खबर सुना दो। दूसरी तरफ लहजे बार के लिए खामोशी रही। फिर अंकल मोरिस ने कहा, वो जब से आई है चिल्लाई जा रही है। इस वक्त बाथरूम में है, वरना इसकी आवाज तुम खुद ब खुद ही सुन लेते। जॉर्ज ने बेहतियार ईयरपीस को चूम लिया और साथ ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। बेंटी अब महफूज हाथों में थी। अब इसे अपनी जरा बार परवाह नहीं। वो इतना तरने वाला नहीं था।
वो किंग के लिए लोहे का चना साबित होने वाला था। जॉर्ज को कदर फिक्र थी तो कानून की थी। किंग बड़ी अयारी से कानून को इसके मद्दे मुकाबल लाकर खड़ा कर चुका था। कानून की मज़ाहमत करने वालों के साथ ही माशरे के सभी सतूनों का रवैया बेलचक और बेहद सख्ती का था। ज़ाहिर वो ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर को ज़र्ब लगाने का मुजरिम था। यकीनन कानून इसके खिलाफ पूरी कुव्वत से हरकत में आ चुका था। जॉर्ज बूथ से निकला तो उसे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। हवा की काट मजीद बढ़ चुकी थी। अभी शाम तक का वक्त गुजारना था। जॉर्ज ने करीबी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन का रुख किया। यहाँ भी वो वक्त गुजार सकता था और हवा की बराह रास्त मार से भी हासी हद तक महफूज रह सकता था। बर्फानी तूफान की आमद थी। अभी से मलगजा सा अंधेरा छा गया था। इस दौरान वीरानी तेजी से बढ़ी थी। ट्रैफिक बराए नाम रह गया था। अंडरग्राउंड स्टेशन पर भी वीरानी का राज था। अभी एक ट्रेन आकर रुकी जिससे चंद अफराद उतरे और तेजी से अहराजी बरकी सीढ़ियों की तरफ लपके। इसके अलावा 2-3 बेघर किस्म के अफराद ने कोनों खुदरों में डेरे लगा रखे थे। रोशनी से जगमगाते स्टेशन पर कोई नींद तारीख गोशा नहीं था। जॉर्ज ने आखिरी कोने पर एक बेंच मुंतखब की जहां से वो आने जाने वालों पर आसानी से नजर रख सकता था। वो बेंच पर आराम से बैठ गया। पसलियों से चुभता हुआ रिवाल्वर इसके ढारस बंधा रहा था। इंतजार की कोफत ने जल्दी से बेजार कर दिया। आती जाती ट्रेनों के आमदरफ्त बताने वाले कंप्यूटराइज डिस्प्ले को देख कर वो बोर हो गया। वो यहाँ से उठने का सोच रहा था कि अचानक इसे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया। इसी की मानिंद बारीली बातों में मलबूस ये 4 अफराद थे। ये चारों एक एक कर स्टेशन पर आए थे। जॉर्ज ने इन्हें नोट कर लिया था मगर अचानक ही वो चारों एक फॉर्मेशन में नजर आए और जॉर्ज ने खुद को गिरा हुआ महसूस कर लिया। तो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। करीब मौजूद नारंगी ओवरकोट वाले का हाथ जेब से बाहर आ गया। इसके हाथ में स्याह फौलाद की झलक महसूस होते ही जॉर्ज ने लंबी टांग बरक रफ्तारी से हरकत में लाई और मद्दे मुकाबिल के हाथ से पिस्टल साफ निकल गया। जॉर्ज ने तेजी से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। इसी वक्त अकब से एक चिंगारती हुई बदबूदार आफत इससे चिपक गई। जॉर्ज रिवॉल्वर तो इस्तेमाल ना कर सका मगर झुककर तेजी से इस बदबूदार और जसीम शख्स को अपने आगे पटकने में जरूर कामयाब हो गया। इसी वक्त इसकी पसलियों से फौलादी नाल आ लगी। खबरदार, हरकत की तो मारे जाओगे। लक्ष्य ज़्यादा आवाज में दीवानगी थी मगर जॉर्ज तो दीवानगी की हदूद से भी निकल चुका था। जिसके हाथ से इसने पिस्टल छुड़वाया था वो इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट रहा था। जॉर्ज ने अचानक ही पहलू बदला। गोली चली, न जाने किसी को लगी या नहीं मगर जॉर्ज ने पिस्टल पर हाथ डालते हुए अपने वजनी रिवॉल्वर का दस्ता गोली चलाने वाले के सर पर कुव्वत से रसीद कर दिया। ऊनी टोपी के बावजूद इसके हलक से करीह ची निकली और वो नीचे गिर गया। रिवॉल्वर पर झपटने वाला अपनी चौंक में जॉर्ज के करीब आ गया। इसी मोमेंटम में रिवॉल्वर वाला हाथ वापस आया और इसके जबड़े पर लगा। खटक की आवाज दोबारा उभरी और वो भी जबड़ा थामे दोहरा हो गया। जॉर्ज के कदमों पर पड़े बदबूदार शख्स ने अचानक ही टांगे खींच ली। जॉर्ज लड़खड़ाया तो मौका की ताक में खड़े चौथे शख्स ने इसका रिवॉल्वर वाला हाथ दबोचा और पूरी वहशत से इसकी कलाई में दांत काट दिए। ओवरकोट की आस्तीन ऊपर हो जाने के सबब इसे ये मौका मिला था। जॉर्ज लड़खड़ाते हुए धड़ाम नीचे गिरा और इसकी कलाई में जैसे अंगारे से भर गए। दांत जमाने वाला बाकायदा कलाई को बम्बोर रहा था मगर जॉर्ज ने भी रिवॉल्वर को नहीं छोड़ा था। मगर फिर इसे रिवॉल्वर को छोड़ना ही पड़ा। सर पर रिवॉल्वर की जरब खाने वाला नॉकआउट हो चुका था। दूसरा मजरूब जबड़ा था में वहशियाना गुर्राहट के साथ इसकी पसलियों में जरबे लगा रहा था। इसके गजनी जूते की नोक ने जॉर्ज को लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया था। अगले चंद लम्हों में वो 3 अफराद के निशाने पर था। इसके साथ ही वो मुंह से गंद भी उगल रहे थे। स्टेशन पर इक्का दुक्का अफराद ने इसकी मदद को आने के बजाय कान दबाकर निकल जाने में ही ऐफियत जानी। जॉर्ज ने सर और चेहरा बाजुओं में लपेट कर टांगे सीने पर लगा ली और इसके साथ वो जिस्म के नाजुक हिस्सों को शदीद ज़रबात से बचाने में कामयाब हो गया। इस दौरान एक हामती हुई आवाज़ जॉर्ज की समाज से टकराई। ले चलो इसे। आगे के अल्फाज नाकाबिले बयान थे। 2 अफराद ने मिलकर जॉर्ज के हाथ पुश्त की जानिब मोड़े। हथकड़ी की खड़खड़ाहट उभरी। जॉर्ज को मालूम हो गया था कि इस दफा वो बांधा गया तो किंग मैथी का जानलेवा अताब ज्यादा देर की बात नहीं रह जाएगा। इसने जोर लगाकर एक बाजू छुड़ा लिया। इसी कश्मकश में वो सीधा हुआ तो एक बुलडॉग की शक्ल वाले शख्स ने हथकड़ी छोड़कर पिस्टल इस तरफ सीधा कर लिया। निशाना इसकी टांग थी। बुलडॉग वाले शख्स के तासुरात से वाज़ेह जाहिर था कि वो गोली चलाने वाला है। जॉर्ज ने बेहतियात टांगे समेटते हुए चिल्लाया, गोली नहीं चलाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बुलडॉग का हाथ झटका लेकर रह गया। इसके जबड़े पर जॉर्ज ने जरब लगाई। इसका मजरूब हिस्सा सूज कर रह गया था और जरब का तैश इसकी आंखों में नजर आ रहा था। बुलडॉग की सी शक्ल वाले शख्स ने इसे निशाने पर रखते हुए कहा, सीधे खड़े हो जाओ और हाथ तक में ले जाओ, हरकत की तो जरूर मर जाओगे। जॉर्ज ने बेबसी के एहसास के साथ ही इसकी हिदायत पर अमल किया। इसी वक्त एक ट्रेन मतलूबा वक्फे के बाद स्टेशन छोड़ चुकी थी। जॉर्ज की ऊनी टोपी और मफलर गिर चुके थे। चेहरे पर भी इक्का दुक्का चोटों के निशानात थे। वो ये लड़ाई बहुत जल्दी हार गया था। मायूसी इसके वजूद में घर करने लगी थी। अचानक कोई तोप के गोले के मानद बुलडॉग से टकराया। इसे दूर तक रकेता हुआ ले गया। जॉर्ज ने हैरत से आंखें झपकी। इस दौरान जैसे बिजली से चमकी इसके हाथ जकड़ने का ख्वाहिशमंद एक स्याहपोश कंधे पर बुलंद हुआ और दूसरे ही लम्हे कंक्रीट के फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। तीसरे को जॉर्ज के 2 वजनी घोंसों ने लंबा लटा दिया। चौथा वैसे ही नॉकआउट हो चुका था। अपने अपने शिकार के चक्के छुड़ाकर जॉर्ज को गैर यकीनी से देखने वाले शरीरी जिस्म के 2 स्याह फाम नौजवान थे। दोनों एक जैसी शक्लों के मालिक थे और एक जैसे ही चुस्त थे। स्याह रंग के लिबासों में मलबूस थे। जॉर्ज के सामने रेसलिंग की दुनिया के मारूफ नाम रॉक ब्रदर्स खड़े थे जो हमेशा जोड़ी की सूरत में लड़ते थे और हरीफ
जोड़ी के छक्के छुड़ा दिया करते थे। चंद माह पहले एक मुकाबले के दौरान हादसाती तौर पर इसके हाथ एक रेसलर की गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद उन्होंने रिंग से दूरी इख्तियार कर ली थी। रॉक ब्रदर में से एक ने जॉर्ज के हाथ में हाथ डाला। क्या मामला है बड़े भाई? जॉर्ज ने इस तरह अंदाज में कहा, पहले यहाँ से निकलने की करो। रॉक ब्रदर्स को भी मामले की संगीनी का अंदाजा होगा। वो तीनों तेजी से स्टेशन के बाहर लपके और जॉर्ज एक तरफ पड़ा अपना रिवॉल्वर उठाना नहीं बोला था, साथ ही इसने अपनी टोपी और मफलर भी ले लिया था। रॉक ब्रदर्स के पास बैग थे जो उन्होंने एक तरफ रखे हुए थे। वो तीनों बाहर निकले और एक पुलिस की कार तेजी से सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। यकीनन स्टेशन पर होने वाली लड़ाई देखकर किसी ने 911 पर कॉल कर दी थी। पुलिस कार देखते ही जॉर्ज ने एक पार्क की हुई गाड़ी की ओर लेकर मफलर से मुंह ढांप लिया। बर्फानी तूफान शिद्दत इख्तियार कर चुका था और हर तरफ बर्फ के जर्रात उड़ते फिर रहे थे। हद्दे निगाह महदूद हो चुकी थी। पुलिस कार से 2 अफसर तेजी से उतरकर स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। जॉर्ज के अंदाज ने रॉक ब्रदर्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया। पुलिस से भी मसला है तुम्हें क्या? दोनों शायद टीवी से दूर थे। बताता हूँ, तुम्हारे पास कोई महफूज ठिकाना है? दूसरा बोला, हाँ हमारे पास हमारा घर है और घर में सिर्फ माँ है। तो फिर चलो।